राजस्थान, ये नाम सुनते ही हम सबके जहन में क्या आता है? शायद आलीशान किले, महल, विशाल रेगिस्तान, है ना? लेकिन इस धरती की कहानी, अरे वो तो इन सब से कई ज्यादा पुरानी और गहरी है। तो आज चलिए समय के गलियारों में एक सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि हजारों सालों में कैसे कैसे सभ्यताओं ने इस जमीन को वो शक्ल दी है जो आज हम देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी सवाल से। राजस्थान को आखिर ये नाम मिला कैसे? अब सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना, पर इसका जवाब इतिहास की कई परतों के नीचे दबा हुआ है। देखिए, इस सफर का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले तो हम इस नाम की ही कहानी जानेंगे, फिर हजारों साल पीछे चलेंगे सभ्यता की पहली झलक देखने। उसके बाद रेगिस्तान के खोए हुए शहरों को खोजेंगे, जानेंगे कि पहले राज्य कैसे बने, और आखिर में समझेंगे राजपूतों के उदय की कहानी को। तो चलिए, आ गए हम अपने सफर के पहले पड़ाव पर, कहानी एक नाम की, राजपूताना से राजस्थान तक की। अब ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है कि राजस्थान नाम उतना भी पुराना नहीं है जितना हम सोचते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत हुई 1800 में, जब जॉर्ज थॉमस ने इस पूरे इलाके के लिए राजपूताना नाम का इस्तेमाल किया। फिर करीब 30 साल बाद 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी एक किताब में रायथान या राजस्थान शब्द को मशहूर कर दिया। लेकिन इसे ऑफिशियल नाम का दर्जा मिला 30 मार्च 1949 को, यानी भारत की आज़ादी के बाद। मगर राजस्थान या राजपूताना नाम से भी सदियों पहले की बात करें तो ये पूरा इलाका एक नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि इसके कई अलग अलग नाम थे, अलग अलग हिस्से थे। जैसे जोधपुर का जो रेगिस्तानी हिस्सा है उसे मरु कहते थे, बीकानेर के आसपास का इलाका जांगल कहलाता था, और जयपुर अलवर वाला जो क्षेत्र है वो तो शक्तिशाली मत्स्य साम्राज्य का गढ़ था। मतलब हर इलाके की अपनी एक अलग पहचान, अपना एक अलग नाम था। चलिए, अब अपनी टाइम मशीन का गियर बदलते हैं और सीधा चलते हैं हजारों हजारों साल पीछे, उस जमाने में जब इस धरती पर इंसान ने बस अपने पहले कदम ही रखे थे। इस दौर को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड। सीधा सा मतलब है वो समय जब लिखने पढ़ने का कोई सिस्टम ही नहीं था। तो सवाल उठता है कि भाई, हमें उस जमाने के बारे में पता कैसे चलता है? जवाब जमीन के नीचे दबा है, पुराने पत्थर के औजारों में, मिट्टी के बर्तनों में। यही चीजें हमें उस दौर की अनकही कहानियां सुनाती हैं। इस शुरुआती दौर को हम 3 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से। सबसे पहले था पाषाण काल, यानी स्टोन एज, जब सारी जिंदगी पत्थर के औजारों के आसपास घूमती थी। फिर आया ताम्र पाषाण काल, चैल्कोलिथिक एज। ये एक बड़ा बदलाव था, जब इंसान ने पहली बार धातु यानी तांबे का इस्तेमाल सीखा। और फिर आया लौह काल, आयरन एज, जिसने तो खेती से लेकर लड़ाई तक हर चीज में जैसे क्रांति ही ला दी। और अब आता है कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा, रेगिस्तान की रेत के नीचे दबे हुए खोए हुए शहर। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने यहाँ ऐसी ऐसी बस्तियां खोजी हैं जो हमें उस प्राचीन दुनिया की एक अविश्वसनीय झलक दिखाती हैं। और इन शहरों में सबसे बड़ा, सबसे मशहूर नाम है कालीबंगा। देखिए, ये कोई मामूली गांव नहीं था, नहीं, ये एक पूरी तरह से प्लान्ड, एक बसाया गया शहर था। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये महान हड़प्पा सभ्यता से भी पहले का है। जी हाँ, उससे भी पुराना। जरा सोचिए, कालीबंगा में दुनिया के सबसे पुराने जुते हुए खेत के सबूत मिले हैं। मतलब आज से हजारों साल पहले भी यहाँ के लोग खेती में कितने आगे थे। पूरा शहर ईंटों के बने घरों के साथ एक वेल प्लान्ड तरीके से बसाया गया था। और इस कमाल की जगह को 1952 में खोज निकाला था अमलानंद घोष ने। तो एक तरफ तो कालीबंगा जैसा प्लान्ड शहर था, लेकिन उसी जमाने में एक और सभ्यता भी थी जो बिल्कुल अलग थी। इसका नाम था आहड़। तो फर्क एकदम साफ है। कालीबंगा एक शहरी सभ्यता थी, वहीं आहड़ एक ग्रामीण संस्कृति थी, एक गांव की तरह। लेकिन आहड़ के लोगों के पास एक बहुत बड़ा हुनर था। वो तांबे के काम में उस्ताद थे, इतने माहिर थे कि इस जगह को ताम्रवती नगरी भी कहा जाने लगा, मतलब तांबे का शहर। और फिर आता है गणेश्वर, इन सब में शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। इसे भारत की तांबे की सभ्यताओं की जननी या मदर कहा जाता है।
अब ऐसा क्यों? क्योंकि यही वो जगह थी जो हड़प्पा जैसी बड़ी बड़ी सभ्यताओं तक को तांबे के औजार सप्लाई करती थी। आप कह सकते हैं कि ये उस जमाने का एक तरह का इंडस्ट्रियल हब था। अच्छा, तो अब तक हमने बस्तियों और शहरों की बात की। अब कहानी आगे बढ़ती है। धीरे धीरे इन्हीं बस्तियों से कुछ बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड रूप लेने लगा, और वो थे भारत के पहले राज्य। इन शुरुआती राज्यों को नाम दिया गया जनपद। इसका शाब्दिक अर्थ है जहां लोगों ने अपना पैर जमाया, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव था समाज में। अब लोगों की पहचान सिर्फ उनके कबीले से नहीं, बल्कि उनके इलाके से, उनके राज्य से होने लगी थी। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है मत्स्य जनपद। इसका जिक्र तो महाकाव्य महाभारत में भी आता है। इसकी राजधानी थी विराटनगर, जो आज के जयपुर के पास है। और ये उस जमाने का एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य माना जाता था, जिसमें आज का जयपुर, अलवर और भरतपुर का इलाका शामिल था। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जिसने इस पूरे क्षेत्र की पहचान को अगले 1000 साल के लिए गढ़ दिया। ये दौर था राजपूतों के उदय का। मगर यहीं से इतिहास का एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर ये राजपूत थे कौन, कहाँ से आए थे ये? ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाने में इतिहासकार आज भी लगे हुए हैं। देखिए, राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर मोटे तौर पर दो बड़ी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि वे प्राचीन वैदिक आर्यों के ही क्षत्रिय, यानी जो वॉरियर क्लास थी, उन्हीं के वंशज हैं। और दूसरी थ्योरी एक रहस्यमयी कहानी पर टिकी है, जिसे अग्निकुंड की कथा कहते हैं। जो पहली थ्योरी है, यानी वैदिक आर्यों के वंशज वाली, उसके सबसे बड़े समर्थक थे इतिहासकार डॉक्टर G.H. ओझा। उनका साफ मानना था कि राजपूतों का वंश बिल्कुल सीधा है, वो प्राचीन भारत के क्षत्रियों से ही आते हैं। लेकिन ये जो अग्निकुंड वाली कहानी है, इसका एक और मतलब भी निकाला जाता है। कई मॉडर्न हिस्टोरियंस का मानना है कि ये असल में आग से पैदा होने की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सिंबल है, एक प्रतीक। ये दिखाता है कि कैसे शायद बाहर से आए कुछ लड़ाकू कबीलों को एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया के बाद हिंदू समाज में क्षत्रिय यानी योद्धा का दर्जा दिया गया। तो जैसा कि हमने पूरे सफर में देखा, राजस्थान का इतिहास कोई एक सीधी सादी कहानी नहीं है, बल्कि ये तो कई परतों से मिलकर बना है। और ये ही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि इतिहास की इन सभी परतों में से, चाहे वो कालीबंगा जैसे प्राचीन शहर हो, मत्स्य जैसे पहले राज्य हो, या फिर राजपूतों का शौर्य वाला युग हो, कौन सी परत है जो आज के राजस्थान को सबसे ज्यादा परिभाषित करती है? इस पर सोचेगा जरूर।